हेलो बच्चों, नमस्कार। आज साइंस का आपका एग्ज़ाम था 10th क्लास का। तो हमने इस चैनल पे एमसीक्यूज़ जो थे वो तीनों सेट के आज दोपहर में डाल दिए थे, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। आइए आज अब हम एक्सप्लेन करके तीनों सेट के क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहला हम सेट कोड 31/1/1 करेंगे, उसके बाद 31/1/2 और उसके बाद 3। तो ये वीडियो जो होने वाला है ये फुल सभी क्वेश्चंस के आंसर्स, इसमें आपको किस तरह के आंसर्स होने थे, अप्रॉक्सीमेट के आंसर होने थे, आपको बताए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर देखें दोस्तों, अगर क्वेश्चन पेपर की बात करें तो आपको पता है क्वेश्चन पेपर में टोटल 5 सेक्शंस थे, 20 मल्टीपल चॉइस, 20 वेरी शॉर्ट आंसर्स, उसके बाद आपके 20 मल्टीपल चॉइस और 21 से 26 तक आपके वेरी शॉर्ट्स थे 2 मार्क्स के, 27 से 33 3 मार्क्स के, 34 to 36 5 मार्क्स और 37 से 39 4 मार्क्स। आइए अब स्टार्ट करते हैं। तो मल्टीपल चॉइस जैसा कि मैंने आपको पहले भी कराया है। फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो इसमें आपका आंसर था NaOH प्लस जिंक गिव्स NaZnO2 और प्लस H2O। तो सेकेंड क्वेश्चन अगर देखो तो इसमें ये जो क्वेश्चन है, जब लाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन होती है तो ये जब AgBr लाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है तो Ag अलग हो जाता है और Br अलग हो जाता है, और इसीलिए AgBr का कलर जो है वो ग्रेइश कलर हो जाता है, या हिंदी में उसको कहते हैं धूसर का परिवर्तन हो जाता है, और इसका ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है मेटल और नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। तो हालांकि बहुत आसान क्वेश्चन था, आपको पता है मेटल मरकरी ही है जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, और नॉन मेटल्स में ब्रोमीन एग्जिस्ट करता है एट रूम टेम्परेचर। लेकिन आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता था इस वाले में और इस वाले ऑप्शन में, लेकिन आपको रिस्पेक्टिवली पूछा है, मतलब जैसे आपको पूछा गया उसी हिसाब से आंसर देना है। तो मेटल आपका है मरकरी, ब्रोमीन है नॉन मेटल। तो इसमें कंफ्यूजन में बहुत लोगों ने ए भी किया होगा, लेकिन इसका सही आंसर था सी। फोर्थ क्वेश्चन जैसे देखो, कार्बन कंपाउंड्स दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपके दिमाग में हो सकता है आया हो कि ग्रेफाइट तो गुड कंडक्टर है, बट वो एक एक्सेप्शन है। जनरल कंपाउंड्स दे आर नॉट अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड फोर्थ है दे हैव वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। तो सेकेंड एंड फोर्थ इसका आंसर होगा। एक्सेप्शंस नॉर्मल हम उसमें नहीं काउंट करते। उसके बाद है फिफ्थ क्वेश्चन में, ये सारे क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में रहते हैं कंपाउंड। इसमें आपको बताना था मैक्सिमम वाटर क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में किस में रहता है। तो FeSO4 में था 7H2O, CuSO4 में 5H2O, CaSO4 में अगर ये आपका जिप्सम और POP दो अलग अलग बनता है तो एक हो जाता है आपका 2H2 और एक हाफ H2O, और आपका Na2CO3.10H2O जो आपका वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है। तो इसका आंसर था Na2, मैक्सिमम इसी में होता है। ऑक्साइड्स ऑफ एल्युमिनियम और जिंक क्या होता है? एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं? जिनको वाटर के साथ रिएक्ट किया जाए तो वो बेस भी बनाए और वो एसिड भी बनाए। अब जैसे एसिडिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, अगर उनको वाटर के साथ रिएक्ट करोगे तो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और अगर बेसिक ऑक्साइड्स ऐसे जो हम बेसिक अगर वाटर के साथ रिएक्ट किया जाए तो बेसिक कंपोनेंट बनाते हैं। नेक्स्ट है MnO2। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको बताया भी गया था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। जो हमने वीडियोस डाली थी 2, उसमें भी ये क्वेश्चन काफ़ी प्रोमिनेंट था। तो MnO2 और 4HCl, तो आप अगर कॉन्सेप्ट देखो तो ऑक्सीजन जहाँ से रिलीज़ हो रहा है वहाँ रिडक्शन, और जहाँ से हाइड्रोजन रिलीज़ हो रहा है वहाँ से ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोजन का हो रहा है ऑक्सीडेशन, मतलब HCl में से क्लोरीन से हाइड्रोजन हट गया तो HCl का क्या हुआ? HCl का हो ऑक्सीडेशन, और MnO2 का हो गया रिडक्शन। तो ये आंसर था। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन आपका, सेक्स ऑफ चाइल्ड डिटरमाइंड बाय व्हाट्स इट इनहेरिटेड फ्रॉम मदर। ये नहीं था हमारा, क्योंकि मदर के पास सिर्फ X क्रोमोसोम्स होते हैं, फादर के पास X और Y होता है, तो फादर मेन डिटर्मिनेंट होता है। तो ये वाला फर्स्ट सही था। प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है, तो ये हमारा गलत था आंसर। और जाइगोट के टाइम पे जब फीमेल और मेल गैमेट फ्यूज होते हैं तब सेक्स डिटरमाइन होता है, बिल्कुल सही बात है। फीमेल से X आता है, मेल से अगर X आएगा तो XX बनता है, और अगर फीमेल से तो X ही आता है, और अगर मेल से Y आया तो XY। तो ये मेल और फीमेल तब बनता है। तो दोनों का 50-50% चांस होता है, तो इसका भी सेकंड और फोर्थ सही था। तो ऑप्शन नंबर बी
अब क्रोमोसोम में क्या होता है, हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन, ये सही स्टेटमेंट थी। दे आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये भी सही स्टेटमेंट थी। दे ऑलवेज एग्जिस्टिंग इन पेयर्स इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सेल्स, तो ये गलत था। रिप्रोडक्टिव सेल्स जैसे अगर गैमीट्स देखो, चाहे एग हो चाहे आपके स्पर्म हो, उसमें ये पेयर्स में नहीं रहते, वो सिंगल क्रोमोसोम में रहते हैं। और सेल डिवीजन में ये बिल्कुल माइटोसिस मियोसिस में क्रोमोसोम्स डिवाइड होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट है अ नर्व सेल अ साइट वेयर इलेक्ट्रिक इम्पल्स इज कन्वर्टेड इनटू, तो नर्व सेल्स अगर देखो तो इस तरह का होता था आपका बॉडी, और ये वाला बॉडी, और इसके यहाँ पे डेंड्राइट्स होते थे, और ये वाला जो पार्ट है जहाँ पर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ये सिनेप्सिस कहते हैं। अगर सिनेप्सिस आता तो मेन आंसर वही था, बट सिनेप्सिस नहीं दिया है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन दे दिया है, तो वो भी आंसर उसका वही था। नेक्स्ट है स्टोमेटा कब क्लोज होता है, जब फोटोसिंथेसिस की ज़रूरत नहीं होती, और फोटोसिंथेसिस मीन्स रात में, और कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं होती और फोटोसिंथेसिस नहीं होता, तो एक तो ये आंसर था। और जब वाटर फ्लो इन करता है तब, फ्लो आउट होता है तो स्टोमेटा ओपन हो जाता है जब फ्लो आउट करना होता है, और जब फ्लोज इनटू गार्ड सेल आ जाता है तो स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। नेक्स्ट है एट व्हाट डिस्टेंस कॉन्वेक्स लेंस शुड बी प्लेस्ड टू इमेज साइज सेम साइज, तो अब आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस में जो कंडीशन है ये होता है f, ये होता है 2f, और अगर हम 2f पे रखेंगे तो यहाँ भी आपका ये f1 2f1 इधर इस साइड हो जाता है f2 और 2f2, तो अगर हम 2f1 पे रखेंगे मतलब फोकस के डबल पे रखेंगे तो इस साइड इमेज बनेगी, और ये कहाँ बनता है आपका 2f2 पे, और बिल्कुल सेम साइज बनेगी बट इन्वर्टेड इमेज बनेगी और रियल इमेज बनेगी, तो इसका आंसर है ट्वाइस फोकल लेंथ पे जब बने। नेक्स्ट है द लेंस सिस्टम ऑफ ह्यूमन आई फॉर्म्स एन इमेज ऑन लाइट सेंसिटिव स्क्रीन, और तो आपको पता है जो हमारे आई है, आई में लाइट सेंसिटिव स्क्रीन होता है रेटिना, और ऑप्टिक नर्व उस सिग्नल को भेजता है ब्रेन तक। अगला है पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये आपको पता है इस तरह का पैटर्न होता है। नेक्स्ट है इसमें आपको बताना था कि सेकेंड ट्रॉफिक लेवल किस में नहीं है, तो इसका आंसर है टाइगर, ग्रास, स्नेक, फ्रॉग। तो अगर फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर देखो तो इसमें है ग्रास, सेकंड जो ग्रास को खाने वाला है इसमें कोई है स्नेक, तो फ्रॉग को खाता है, ठीक है। फ्रॉग खाते हैं इंसेक्ट्स को, और इंसेक्ट्स खाते हैं ग्रास को, तो यहाँ से ये सेकंड जो है वो एब्सेंट है, तो इसलिए सेकंड ट्रॉफिक लेवल इसमें मिसिंग है, तो यही आंसर था आपका। नेक्स्ट है किस में मल्टीपल फिजन होता है, तो ईस्ट में तो आपका बडिंग होता है, इसमें फ्रेगमेंटेशन होता है। पैरामीशियम में आपका पैरामीशियम में भी बाइनरी होता है, और प्लाज्मोडियम में जो है, प्लाज्मोडियम मेनली मल्टीपल फिजन का आपने पढ़ा होगा ना, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन, तो प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया का कारक होता है। नेक्स्ट है एसर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस काफ़ी इजी आए थे इस बार, बहुत आसान था, ये तो हमने पढ़ा ही है कि नाइट्रिक एसिड के साथ हाइड्रोजन, अगर जिंक का नाइट्रिक एसिड के साथ करें तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती। क्यों? क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड्स जो है वो हाइड्रोजन गैस जो प्रोड्यूस होती है उसके साथ ऑक्सीजन जो है वो रहता है, और ये काफ़ी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीडाइज करके वाटर बना लेता है, और इस वजह से ये नहीं होता। तो दोनों सही है, एक्सप्लेनेशन करेक्ट है, तो आंसर ए। नेक्स्ट है हार्मफुल केमिकल मैक्सिमम हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल पे आता है जिसे हम बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं, तो ये हमारा सही ऑप्शन। और हार्मफुल केमिकल्स क्यों स्प्रे किए जाते हैं, तो टू प्रोटेक्ट द क्रॉप्स फ्रॉम डिजीज एंड पेस्ट, तो ये तो सही है, ये भी सही है, बट इससे इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर है बी। नेक्स्ट है द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर इन दैन इन टेरेस्ट्रियल, तो ये सही है। और अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर इज़ वेरी हाई, तो ये गलत है, वाटर में उतना डिजॉल्व नहीं होता, इसीलिए वो ज़्यादा ब्रीद करते हैं, तो पहला सही है, दूसरा गलत है, तो इसका सी आंसर था। फिर एसर्शन रेनबो इज नेचुरल स्पेक्ट्रम इन सनलाइट, तो बिल्कुल सही है। एंड रेनबो इज फाउंड इन द स्काई व्हेन सन इज ओवरहेड, तो सन ओवरहेड में है तब नहीं बनता, कब बनता है जब बारिश हुई हो, रेन ड्रॉपलेट्स हो और सन हमारे पीछे हो और सामने रेनबो बनता है, ठीक है। तो सन बिहाइंड अस होगा तब ये बनेगा, तो ये गलत है, ये सही है, तो इसका सी। ये तो था आपका 1 नंबर का एमसीक्यूज। अब अगर देखें हम सेक्शन बी, सेक्शन बी में पहला कहा गया था नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर। ये आपको बार बार कहा गया था, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और ये कल भी हमने किया था, जब कल रिवीजन किया था उसमें भी बताया गया था कि कैल्शियम ऑक्साइड वाला क्वेश्चन, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, और ये आपका बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और CaOH2
और नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपको बताना था। तो ये आपका CaO प्लस H2O, और इसमें आपका पता है हीट निकलती है, तो ये आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये एक तरह का एक्सोथर्मिक रिएक्शन था, और इसमें आपको ये केमिकल इक्वेशन H2O बैलेंस्ड है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्टेट वन रोल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये क्वेश्चन भी आपको कराया गया था। HCl का रोल क्या होता है, वो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराता है पेप्सिन एंजाइम के वर्क करने के लिए। जो पेप्सिन एंजाइम है उसके वर्क के लिए एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराता है। विलाई का एब्जॉर्प्शन का काम होता है, और एनल स्फिंक्टर का काम क्या होता है, जो बॉडी से वेस्ट बाहर जाता है उसको रेगुलेट करने का काम होता है एनल स्फिंक्टर का। और लाइपेज एंजाइम जो है वो फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, जो हमारा। नेक्स्ट है आपका हाउ इज मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ ए सेंसिटिव प्लांट डिफरेंट फ्रॉम डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ रूट्स। तो सेंसिटिव प्लांट जैसे टच मी नॉट वाला था, तो ये रिस्पॉन्स और स्टिमुलाई और रिस्पॉन्स है, और डाउनवर्ड्स मूवमेंट्स ऑफ रूट क्या होता है, वो आपका जियोट्रोपिज्म है। तो ये एक रिस्पॉन्स के, एक स्टिमुलाई के हिसाब से रिस्पॉन्स आता है जब मूवमेंट ऑफ लीव्स होता है, लेकिन जो मूवमेंट ऑफ रूट्स है वो जियोट्रोपिज्म या ऑक्सिन हार्मोन्स की वजह से होता है, ये आपको बताना था। नेक्स्ट इसमें जो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन में है देयर इज अ हार्मोन विच रेगुलेट्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म इन आवर बॉडी। नेम द हार्मोन एंड द ग्लैंड विच सिक्रीट्स इट। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू हैव आयोडाइज्ड सॉल्ट इन आवर डाइट। तो अब आपको बताना है कौन सा हार्मोन हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। तो उस हार्मोन का नाम क्या है, तो वो हार्मोन है थायरॉक्सिन। ठीक है, और थायरॉक्सिन कहाँ बनता है, जो आपका ठीक है, तो वो निकलता है आपका थाइमस से। थाइमस है, उसे अवधु ग्रंथि हिंदी में कहा जाता है। और हार्मोन है आपका थायरॉक्सिन, इसमें आ जाएगा आपका हार्मोन थायरॉक्सिन। और जो ग्लैंड है, ग्लैंड हो जाएगा आपका थाइमस ग्लैंड। और क्यों इंपॉर्टेंट है आयोडाइज सॉल्ट, तो आयोडाइज सॉल्ट उसके फंक्शन करने के लिए, सही फॉर्म में उसको वर्क करने के लिए, जो हमारा थाइमस ग्लैंड है उसको वर्क करने के लिए आयोडीन की ज़रूरत होती है। इसलिए आयोडीन की अगर कमी हो तो हमारा जो गला है वो फूल जाता है, जिसे हम गॉइटर या हिंदी में घोंघा बीमारी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, क्या एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ द फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर। अब अगर ध्यान से देखो क्या है, कॉन्वेक्स मिरर का U कितना दिया हुआ है, -10। ओके, फोकस कितना है, अब कॉन्वेक्स मिरर का फोकस पॉजिटिव में होगा तो +15। ठीक है, और पोजीशन बतानी है तो V बताना है, तो V तो फॉर्मूला आपको मिरर में पता है 1/v + 1/u = 1/f। 1/v निकालना है तो 1/f - 1/u। तो इसको अगर आप देखो तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो 1/f की वैल्यू अगर आप देखो तो इसको 2/30 कर सकते हो आप। ठीक है, और माइनस और माइनस u का हो जाएगा प्लस, तो +3/30। 1/10 का 3/30 तो 5/30, और 5/30 हो जाएगा 6, 1/6, और 1/v तो v की वैल्यू आ जाएगी 6 + 6, तो ये 6 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। और कैसी बनेगी ये इमेज, जो फॉर्म होती है वो वर्चुअल, इरेक्ट एंड बिहाइंड द मिरर, ये पोजीशन आपको बतानी है। नेक्स्ट था शो हाउ विड यू कनेक्ट 3 रजिस्टर ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम सो दैट द कॉम्बिनेशन हैज़ ए रेजिस्टेंस ऑफ 9 ओम, ऑल्सो जस्टिफाई और यार आंसर। तो इसमें अगर देखें, इसमें आपको बताना था कि 6 ओम के रजिस्टर्स को 3 रजिस्टर्स है इस तरह से कनेक्ट करना है कि 9 ओम हो जाए। तो अगर हम 6 ओम के रजिस्टर्स को 1/6, 1/6 और 1/6 करते तो क्या आंसर आता, तब हमारा आंसर तो आ जाएगा 3/6 और ये 1/2, तो ये तो नहीं होगा हमारा। ठीक है, तो हमें 9 ओम लाना है। तो अगर हम ये 2 को सीरीज़ में ऐड कर दें तो 12,
और एक का हो जाएगा 1/6, तो 1/12 प्लस 2/12, तो 3/12। तो अब हमारा 25th क्वेश्चन देखो, इसमें 6 ओम के 3 रजिस्टर है और आपको 9 ओम बनाना है। तो अगर एक 6 रखे तो बाकी दो से हमको कितना चाहिए, 3। तो 3 आपको चाहिए 2 6 से, तो आपको पता है 1/6 और 1/6, तो 2/6 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब है हम इसको कैसे कनेक्ट करेंगे, तो इसमें हमारे जो रेजिस्टेंस होंगे वो एक रेजिस्टेंस सीरीज में होगा और बाकी 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में। इस तरह से आपका ऐड हो जाएगा। तो इन 6 और इस 6 का आ जाएगा, पैरेलल में है तो 3 और ये 6 और ये सीरीज में आ जाएंगे, टोटल 6 + 3 9। तो इस तरह से आप इसको करोगे। अगला क्वेश्चन देखो, अच्छा इसमें आपको इन द गिवन सर्किट कैलकुलेट द पावर कंज्यूम्ड इन वॉट्स, पावर बताना है आपको। तो ये सीरीज में है तो 3 ओम हो गए रेजिस्टेंस और इसमें 6 वोल्ट बैटरी है, तो ये आपका रेजिस्टेंस है और वोल्टेज है 6 वोल्ट, तो आपका आई हो जाता है। तो V = IR, ये फॉर्मूला पता है आपको, V = IR, आई हो जाएगा V/R, तो V है 6/3, तो 2 एम्पियर करंट हो गया। अब 2 एम्पियर करंट है, आपको बताना है कैलकुलेट द पावर। तो पावर का फॉर्मूला पता है आपको, P = I²R, ठीक है। तो I की वैल्यू है 2A, तो 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 वॉट इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, कि 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक साथ एक इंटरसेक्ट नहीं करती, क्यों, बिकॉज दे आर पैरेलल, और पैरेलल लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। हाउ इज अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन ए गिवन रीजन रिप्रेजेंटेड, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक गिवन रीजन का कैसे रिप्रेजेंट करता है, और एक डायग्राम आपको बताना है। तो वही जो मैग्नेटिज्म वाला जो आपने डायग्राम बनाया है, उसमें इस तरह का आपको डायग्राम बनाना होगा, जो अगर आप यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जब आप देखोगे तो कभी भी वो नहीं होती। इस तरह का आपको डायग्राम बनाना था, नॉर्थ साउथ वाला। नेक्स्ट, अब अगला क्वेश्चन देखो, उसको बता देते हैं। अगला क्वेश्चन है, राइट 1 केमिकल इक्वेशन ईच फॉर केमिकल रिएक्शंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग हैवंट टेक प्लेस। चेंज इन कलर, आपको बताना है चेंज इन कलर का कोई एक केमिकल इक्वेशन बताना है। तो बहुत आसान था, जो आप कॉपर सल्फेट और आयरन वाला लिख सकते थे, वहाँ चेंज इन कलर आ रहा है। और भी जहाँ पर प्रेसिपिटेट बनते थे वहाँ आप कर सकते हो चेंज। अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट क्या लग दिया, वो आप तो कर ही सकते हो, BSO4 NaCl। चेंज इन टेम्परेचर का अगर आपको करना है तो एक्सोथर्मिक वाला रिएक्शन आप कर सकते हो, जो हमने शुरू में पढ़ा है, CaO + H2O, तो वो आप इसमें लिख सकते थे। काफ़ी रिएक्शंस है। कलर चेंज और टेम्परेचर चेंज, राइज फॉल कंपाउंड प्रेसिपिटेटेड अलॉन्ग विद इक्वेशन, सबको ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको पूरा खुले छूट दिया था, इसमें कुछ भी कर सकते थे। अगला है, pH ऑफ सैंपल ऑफ टोमेटो जूस इज 4.6, जो एक सैंपल है टोमेटो जूस का pH 4.6 है, तो pH 4.6 है तो वो क्या होगा, आपको पता है pH 4.6 है तो वो एसिड है। और हाउ इज दिस लाइकली टू बी इन टेस्ट, तो एसिड है तो कैसा टेस्ट होगा, सारा टेस्ट होगा, खट्टा टेस्ट होगा, और आपको बताना है, जस्टिफाई करना है। नेक्स्ट है, हाउ डू वी डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस इन टर्म्स ऑफ आयन फॉर्मेशन। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स बहुत जल्दी आयंस बना लेंगे, और जो वीक बेस है वो जल्दी से आयंस नहीं बना पाएंगे। नेक्स्ट है, एसिड रेन कैन मेक सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल डिफिकल्ट, आपको बताना है क्यों, क्योंकि एसिड जब वाटर में मिलेंगे तो उनका pH वो कम कर देंगे, और pH कम करने से वाटर भी जो है वो एसिडिक हो जाता है, और उसके लिए सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट है, वाई इज रेस्पिरेटरी पिगमेंट नीडेड इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स विथ लार्ज बॉडी साइड। रेस्पिरेटरी पिगमेंट की ज़रूरत क्यों होती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को, जैसे हम अगर ह्यूमन की बात करें तो उसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन यूज़ होता है, क्यों, क्योंकि उसको कार्बन डाइऑक्साइड तो वाटर में डिजोल्व हो जाता है, लेकिन जो ऑक्सीजन को बॉडी तक पहुंचाना होता है हर एक सेल तक, तो ऑक्सीजन बाइंडिंग के लिए हमारे जो हम रेस्पिरेशन करते हैं तो उसमें हमको हीमोग्लोबिन की ज़रूरत होती है, तो वो हमारा रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है टू कैरी आउट द ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेल एंड टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। नाउ
तो गिव रीजंस ऑफ द फॉलोइंग। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट। जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज वो थ्रोट्स में क्यों प्रेजेंट होते, तो इसका जो आंसर हो जाएगा रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्यों प्रेजेंट होते हैं, तो आपको पता है जो हमारे थ्रोट में जो ट्रैकिया, उसे ट्रैकिया कहते हैं, और वो जो ट्रैकिया है उसके वो विंड पाइप और फूड पाइप दोनों को कंट्रोल करता है। तो अगर एयर का प्रेशर उसके अंदर ना हो तो वो चोक कर जाएगा, तो उससे बचाने के लिए जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज हमारे जो ट्रैकिया है उस पर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है लंग्स ऑलवेज कंटेन्स रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर सो दैट it ensures that there is sufficient time for oxygen to be absorbed and for carbon dioxide to be released। तो जो सेल में जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा और पहले ऑक्सीजन अब्जॉर्ब होगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, इसमें सफिशिएंट टाइम मिल पाए, इसी वजह से लंग के अंदर रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है द डायफ्राम फ्लैटन्स एंड द रिब्स आर लिफ्टेड अप व्हेन वी ब्रीद इन। सो तो डायफ्राम flattens up and it creates a larger thoracic cavity, जो हम मीन्स ज़्यादा स्पेस मिल पाता है लंग्स को जब फ्लैट हो जाता है, और हमारा जो रिब्स है उसको अपर की तरफ ये मूव करता है, अपवर्ड मूव करता है, और रिब केज को भी एक्सपेंड करने में हेल्प मिलती है, तो इस वजह से डायफ्राम फ्लैट हो जाते हैं। नेक्स्ट है वॉल ऑफ एल्वुलाई कंटेन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। अब आपको पता है एल्वुलाई का काम क्या होता है, जो ऑक्सीजन को ब्लड के कैपिलरीज तक पहुंचाना, तो वहाँ पे ब्लड वेसल्स क्यों है, ताकि उससे ऑक्सीजन ले सके और फिर वो ऑक्सीजन लंग्स के थ्रू हार्ट के थ्रू पूरे बाकी बॉडी में पंप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिफ्लेक्स एक्शन आपको बताना है और फ्लो चार्ट बताना है, बहुत आसान है। और स्नीजिंग से कैसे रिफ्लेक्स एक्शन, जब स्नीजिंग होता है तो क्या होता है, तो आपको ये एक रिफ्लेक्स एक्शन का पाथ के थ्रू दर्शाना है। इसमें है आपका एक डायग्राम दिया है जिसमें डिफेक्ट ऑफ विजन बताना है। तो डिफेक्ट ऑफ विजन अगर आप देखो तो इसमें क्या हुआ है कि जो रेटिना पे इमेज बननी थी वो दूर बन रही है, मतलब इसमें कौन सा डिफेक्ट होगा, तो ऐसे केस में क्या है, रेटिना पे इमेज नहीं बन रही है, तो इसको जो हाइपरमेट्रोपिया, ये कौन सा केस है, हाइपरमेट्रोपिया मीन्स दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष। इसमें जो पास की चीज़ें हैं वो नहीं दिखाई देती, ठीक है। और टू कॉजेज ऑफ दिस इफेक्ट, इसके कॉजेज क्या होते हैं, जो सिलियरी मसल्स है वो धीरे धीरे थिन हो जाते हैं इस वजह से, और जो क्रिस्टलीय लेंस है, जो हमारा आई लेंस है, वो थोड़ा बल्ज हो जाता है, बल्जिंग होने की वजह से, और जो सिलियरी मसल्स है उसके थिन होने की वजह से उनका इफेक्ट कम हो जाता है, जो कि उसको पतला रख सके। तो इस वजह से आपके ये दो कारण है। तीसरा है हेल्प ऑफ डायग्राम, आपको डिफेक्ट ऑफ विजन कैसे करेक्ट करेंगे। एक यहाँ पे हम इसमें नहीं, वो आपको उसमें यूज़ करते थे, एक यहाँ पे हम कॉनकेव लेंस ही इस्तेमाल करेंगे। कॉनकेव लेंस इस्तेमाल करके तब इससे हम पीछे इसको फोकस कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि आगे फोकस हो रहा है उसको पीछे करना है, तो हम कॉनकेव लेंस इस्तेमाल करेंगे। अगला है नेम एंड स्टेट द रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर का आपको बताना है मैग्नेटिक फील्ड और स्टेट। तो आपको पता है हमको किसका मैग्नेटिक फील्ड बताना है, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो हम है लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इसका इस्तेमाल करेंगे। और फोर्स एक्सप्लेन्ड बाय, फोर्स के लिए राइट हैंड रूल, ठीक है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। और दोनों केस में वही है कि आपका अगर एक थंब है वो ऊपर की तरफ होता है, ये फोर्स को दर्शाता है, जो आपका फोर फिंगर है वो डिटरमाइन करता है मैग्नेटिक फील्ड को, और जो आपका मिडल फिंगर है वो करंट को। दोनों केस में यही होता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं लेफ्ट हैंड रूल और इसके लिए राइट हैंड रूल। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है, प्लांट डियर लॉइन इन द गिवन फूड चेन, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ रिमूविंग ऑल द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सेकंड ट्रॉफी लेवल। अगर इससे हटा दिया जाए तो क्या होगा, अगर पूरे डियर को हटा दिया जाए तो प्लांट्स और लॉइन बस बचेंगे, डियर बिल्कुल नहीं बचेंगे तो लॉइन भी ख़त्म हो जाएगा, और जब डियर नहीं बचेंगे तो प्लांट्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो जो लोअर ट्रॉफिक लेवल पे ऑर्गेनिजम्स की जो पॉपुलेशन है वो बहुत इंक्रीज़ हो जाएगा, एंड जो अपर ट्रॉफिक लेवल पे है उस पे जो ऑर्गेनिज्म है उसका जो नंबर है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। इस तरह से आपको बताना था। नाउ
एक है एक गैस एक्स विच इज डेडली पॉइजनस फाउंड एट हायर लेवल्स ऑफ एटमॉस्फेयर और परफॉर्म्स एन एसेंशियल फंक्शन। तो ये आपका ओजोन की बात की जा रही है, ठीक है। फंक्शन बताना है इस गैस का एटमॉस्फेयर में। विच केमिकल इज लिंक टू डिक्रीज इन द लेवल ऑफ दिस गैस, कौन सा केमिकल है, तो CFC। व्हाट मेजर हैज़ बीन टेकन, और ये सब जो हम क्योटो प्रोटोकॉल वगैरह ये सब जो किया था, ये सब के बारे में इसमें बताना। ये बहुत आता ही है, ओजोन से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है आपका। अब अगला है सेक्शन डी, होमोलोगस सीरीज। आपको पता है CH2 सेम फंक्शनल ग्रुप जिसमें CH2 का डिफरेंस हो वो कहलाता है आपको होमोलोगस सीरीज। नेक्स्ट है वाई इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ C4H8 हायर देन दैट ऑफ C3H6 एंड C2H4। तो जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा और मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो इसका मास ज़्यादा है तो सारे एल्कीन ही, ये भी एल्कीन है, ये भी एल्कीन है, ये भी एल्कीन है। लेकिन जब सेम फंक्शनल ग्रुप्स हों या सेम ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स हो तो उसमें हम मास से रिलेट करते हैं। हायर द मास हायर इज बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट है व्हाई डू वी नॉट सी एनी ग्रेडेशन इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलोगस सीरीज, बिकॉज उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होते, सिर्फ एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का ही चेंज आता है, इसलिए ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस केमिकल प्रॉपर्टीज में शो नहीं होते। अब इसका नाम बताना है, एल्डिहाइड और कीटोन विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O। तो एल्डिहाइड तो हो सकता है एक ही 3 का, प्रोपेनल, और आपका जो कीटोन है, कीटोन हो जाएगा जब बीच में आएगा कीटोन तो प्रोपेन 2 बीच में आ जाएगा तो प्रोपेन 2 ये बन जाएगा। अगला क्वेश्चन या और में जो दिया है कि राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड X हैविंग 2 कार्बन एटम इन इट्स मॉलिक्यूल एंड इट्स नेम इज सफिक्स्ड विद ऑल। तो ऑल है तो क्या है, अल्कोहल, और 2 कार्बन का है तो C2H5OH। नेक्स्ट है क्या होगा जब X को हीट करेंगे 443 में सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो आपको पता है डिहाइड्रेशन होता है और C2H2 बन जाएगा, वाटर इससे रिलीज हो जाएगा, सॉरी C2H4 एल्कीन बन जाता है। और केमिकल इक्वेशन बताना है आपको, कंडीशंस बतानी है। ऑल्सो स्टेट द रोल प्लेड बाय कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, वहाँ पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। नेक्स्ट है नेम एंड ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन और स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस्ड इन दिस। तो कौन सा हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस होता है, C2H4, इसका आपको बताना है। तो इसमें C डबल बॉन्ड C होगा और बाकी तरफ हाइड्रोजन होंगे, तो आसानी से आप बता सकते हो। 3 टेक्निक या डिवाइस बताने हैं ह्यूमन फीमेल्स के, तो अवॉइड प्रेगनेंसी, और साइड इफ़ेक्ट्स भी बताने हैं। तो 3 टेक्निक्स और डिवाइसेस में अगर आप बताओ तो जैसे कॉपर टी का इस्तेमाल होता है, ठीक है, और पिल्स लिए जाते हैं, ठीक है, और तो IUCD जो इंट्रायूट्रिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस जिसमें लूप और कॉपर टी का इस्तेमाल होता है। और अगर सर्जिकल की बात करें तो फीमेल्स में होता है ट्यूबेक्टोमी, जिसमें फेलोपियन ट्यूब को कट करके रोक दिया जाता है, और इसके साइड इफ़ेक्ट्स आपको बताने हैं। नेक्स्ट है व्हाट विल हैपन इफ फीमेल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या होगा, जायगोट बनेगा, जायगोट से एम्ब्रियो और इम्प्लांटेशन होगी। और एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो जो यूट्रस की वॉल है वो ब्रेक होगी, और उसके साथ साथ जो मेंस्ट्रुएशन के थ्रू बॉडी से बाहर आ जाता है वो, तो ये आपको बताना है। नेक्स्ट है ड्रॉ डायग्राम शोइंग स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस और लेबल द रिप्रोडक्टिव एंड नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो रिप्रोडक्टिव और नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट राइजोपस का आपको बताना है, जिसमें जो स्पोर्स हैं वो उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट हो जाएंगे, और नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट जो उसके स्टोलन वगैरह है उसके बारे में आपको बताना था। और वाई राइजोपस नॉट मल्टीप्लाई ऑन ड्राई स्लाइस ऑफ ब्रेड, ड्राई पे क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि उसको मॉइस्चर चाहिए अपने जो स्टॉक्स है उसको ग्रो कराने के लिए, स्टोलन्स को। नेक्स्ट नेम एक्सप्लेन द प्रोसेस बाय विच रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन हाइड्रा। तो हाइड्रा में कौन सा प्रोसेस होता है, बडिंग, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है 36th क्वेश्चन, डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर को आपको डिफाइन करना है, एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V और R। तो अब आपको पता है पावर को VI के टर्म्स में आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस और R के टर्म्स में, तो पोटेंशियल डिफरेंस ये है। R के टर्म्स में अगर आप लिखना चाहो, I को अगर R के टर्म्स में लिखोगे तो V इज इक्वल टू IR होता है, I हो जाएगा V बाय R, तो P हो जाएगा V इंटू V बाय R। तो इसका P इज इक्वल टू V स्क्वायर R, इस तरह से V स्क्वायर बाय R, ये आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक ओवन दिया है जिसका डिज़ाइन टू वर्क ऑन द मेंस वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट। 220 वोल्ट पे उसको वर्क करना है,
और 11 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी 5 आवर्स में कंज्यूम हुई। आपको पावर रेटिंग बतानी है, करंट ड्रॉन बताना है, रेजिस्टेंस बताना है। अब तीनों केसेस में हम कैसे करेंगे, तो इसमें आपको बतानी है पावर रेटिंग। तो अब आपको पता है यूनिट का मतलब क्या होता है, 1 यूनिट मीन्स 1 किलोवाट आवर, और 11 यूनिट्स 5 आवर्स में आया है, 5 आवर्स में 11 किलोवाट आवर। तो 1 आवर में कितना आ जाएगा, 11/5, तो 2.2 किलोवाट। तो इसका पावर जो है वो हो जाएगा 2.2 किलोवाट या 2200 वाट, इसका पावर रेटिंग हो जाएगा। करंट आपको बताना है, करंट आई होता है आपका पावर अपॉन में V, P इज इक्वल टू वी आई, तो पावर अपन में V, पावर 2200 और ये है 220 वोल्ट, तो इसका आंसर आ जाएगा 10 एम्पियर। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस बताना है, रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू V इज इक्वल टू आई आर होता है, R इज इक्वल टू V बाई आई, तो 220/10, तो 22 ओम इसका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें और में दिया है कि आपको R रेजिस्टिविटी मेटल ऑफ कंडक्टर, इसके लिए फॉर्मूला डिराइव करना है। तो R इज इक्वल टू रो L बाई ए, ये पता है आपको, इस फॉर्मूले को बताना था, और इससे आपको रो की SI यूनिट निकालना है। तो ये होता है आपका ओम, और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर और अपॉन में मीटर, तो इसका आंसर हो जाएगा ओम मीटर, इसी को आपको डिराइव करना था। नेक्स्ट है एक वायर की लेंथ है 3 मीटर 60 ओम, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना है तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी आपको बतानी है। तो अभी हमने जैसे देखा कि रेजिस्टिविटी क्या होती है, आपकी रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है RA/L। तो R है आपका 60, A है 4 × 10⁻⁻7 और जो L है वो 3, तो ये हो जाएगा 20 × 10⁻⁷ 20 × 4 80 × 10⁻⁷, और इसको आप 8 × 10⁻⁻6 ओम मीटर भी लिख सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्टेट हाउ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी अफेक्टेड वायर इज स्ट्रेच। तो अगर वायर को हम डबल स्ट्रेच कर दे तो क्या होगा, वायर को अगर हम डबल स्ट्रेच भी कर दे तो रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर आप इसमें सेकंड में देखो तो जब आप इसको स्ट्रेच करोगे तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो जाएगा, और मेनली वो मटेरियल पे डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी, ना कि उसके लेंथ पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो अब अगला देखो क्वेश्चन सेक्शन ई, क्या है द मेटल्स प्रोड्यूस्ड वेरियस रिडक्शन प्रोसेस वेरी नॉट प्योर नॉट। अब व्हाट इज द कैथोड एंड एनोड मेड इन रिफाइनिंग ऑफ कॉपर इन दिस प्रोसेस। तो ये कॉपर वाला आपका आया ही है, इसमें एनोड मड के नीचे कॉपर डिपॉजिट हुआ था। ये रिएक्शन आपको बताया था मैंने कि ये आएगा ही आएगा। 3-4 डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन आने ही आने थे। जो एक्सट्रैक्शंस में ये वाला आया है आपका एक्सट्रैक्शन वाले प्रोसेस में, जिसमें एनोड पे आपका कैथोड पे कॉपर डिपॉजिट हो जाता है, एनोड पे कॉपर डिज़ोल्व हो जाता है, जिसमें कॉपर सल्फेट का हम इस्तेमाल करते हैं। और सॉल्यूशन कौन सा यूज़ करते हैं, कॉपर सल्फेट का CuSO4। और कॉपर गेट रिफाइंड व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, वही आपको इस तरह से इसमें डिफाइन करना था कि कॉपर कैसे इसमें रिफाइन हो जाता है। नेक्स्ट इसमें दिया है कि 2 बीकर है A और B, जब उसमें एक में कॉपर सल्फेट है और 2 आवर्स के बाद अगर आप उसमें जिंक डिप करते हो बीकर A में और एक स्ट्रिप ऑफ सिल्वर बीकर B में, तो दोनों में क्या होगा, तो जिंक सल्फेट बन जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, और सिल्वर वाला रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि सिल्वर लेस रिएक्टिव है। 36 क्वेश्चन देखो, आपको पावर का एक्सप्रेस करना, ये अभी हमने कर लिया है क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन भी अभी हमने कर लिया। 38 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है, मेंडल रूल आउट द वर्क आउट द हेरिडिटी ऑन गार्डन पी यूजिंग नंबर ऑफ विजिबल ट्रेड्स एंड देन। अब क्वेश्चन यहाँ से ध्यान से देखो, व्हेन मेंडल क्रॉस पी प्लांट्स विद प्योर टॉल एंड प्योर शॉर्ट कैरेक्टरिस्टिक्स F1 प्रोजेनी, विच 2 ऑब्जर्वेशंस वर मेड बाय हिम इन F1 प्लांट्स। तो क्या 2 ऑब्जर्वेशंस थी कि ऑल प्लांट्स आर टॉल, एंड सेकेंड अगर टॉल और प्योर शॉर्ट में क्या था, ऑल प्लांट्स आर टॉल, और जीनोटाइप में दोनों के ट्रेड्स थे, कैपिटल T स्मॉल t। एक डिफरेंस बताना है रिसेसिव ट्रेट और डोमिनेंट ट्रेट में। तो डोमिनेंट ट्रेट दोनों होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों केस में एक्सप्रेस होते हैं, और रिसेसिव ट्रेट सिर्फ हेट्रोजाइगस में ही एक्सप्रेस होते हैं। ये एक मेजर डिफरेंस है। सॉरी, होमोजाइगस में ही वो एक्सप्रेस होते हैं, हेट्रोजाइगस में एक्सप्रेस नहीं होते। अब ये क्रॉस दिया हुआ है, 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स हैं इसमें, RRYY स्मॉल r
स्मॉल वाई वाई। मेंडल ने 4 कॉम्बिनेशंस बताई F2 जनरेशन्स में, वो 9:3:3:1 का रेशियो जो आपको पता है ये आया ही था। और बाय विच मेथड डिड ही ऑब्टेन F2 जनरेशन, डाई हाइब्रिड क्रॉस इसने जो किया था, ठीक है। राइट द रेशियो ऑफ पेरेंटल कॉम्बिनेशन ऑब्टेन एंड व्हाट कंक्लूजन वर ड्रॉन फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट। तो आपको इसी तरह से ये 9:3:3:1 रेशियो से रिलेटेड इसमें बताना था। अब दैट अ ट्रेट इज इनहेरिटेड और मे नॉट बी एक्सप्रेस, बिल्कुल कि कुछ ट्रेट इनहेरिट हो और एक्सप्रेस ना हो, जो हम फर्स्ट जनरेशन में हमने देखा कि रिसेसिव ट्रेट इनहेरिट हुआ बट वो एक्सप्रेस नहीं हुआ, उसके लिए सेकंड जनरेशन आई, तो उस तरह से आपको इसको एक्सप्लेन करना था। 39th क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, मिरर है, फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है, आपको बताना है इनमें से किस केस में द मिरर विल फॉर्म अ डिमिनिश्ड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो डिमिनिश्ड इमेज, और मिरर कौन सा है आपका, कॉनकेव मिरर, ये देख लो क्या दिया है, कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर में डिमिनिश्ड कब बनता है, जब आपका फोकस पे ऑब्जेक्ट हो तो इन्फिनिटी पे बनता है, और डिमिनिश्ड में छोटा साइज अगर देखें तो पहला देखो फोकस लेंस इतना है, ऑब्जेक्ट लेंस 45 है, मीन्स 20 का 40 आर से भी ज़्यादा है, तो सी के बियॉन्ड है, तो ये कहाँ बनेगा, एफ और सी के बीच में, ठीक है। अब 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है और ये 30 पे बनेगा, तो ये इसी पे इमेज बन जाएगा। 30 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है और 20 पे ऑब्जेक्ट रखा है, तो ऑब्जेक्ट पहले रखा गया है, तो वो ऑब्जेक्ट का साइज़ बहुत ज़्यादा कॉनकेव मिरर में इसका वर्चुअल इमेज बनेगा, जो पीछे की तरफ बनता है, जैसे आप करते हो ना, तो ये पीछे की तरफ इमेज बनता है जो फोकस और पोल के बीच में रखते हो। तो फर्स्ट कंडीशन ही है जिसमें कि साइज़ जो है, अगर फर्स्ट कंडीशन जो आपका ये एफ है, सी है, अगर इसके बियॉन्ड ऑब्जेक्ट रखा है तो इसके बीच में बनेगा और छोटा बनेगा, ठीक है। और 2 प्रॉपर्टीज़ बतानी है इस केस में। केस टू में क्या है, सेम साइज एंड इन्वर्टेड रियल। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर सी के द्वारा जो बनेगा, जो पीछे बनेगा तो इमेज उसका क्या होगा, वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड। अगला देखो क्या है, रे डायग्राम बताना है। नेक्स्ट है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर फ्रॉम पोल ऑफ ए कॉनकेव मिरर हैविंग फोकल लेंथ। फोकल लेंथ 12 है, 12 दूनी 24, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो फोकस और सी के बीच में रखा है। पोजीशन बतानी है इमेज की, तो आप तो फॉर्मूला है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, इससे आप निकाल सकते हो 1/v। 1/b अगर आप देखो तो क्या हो जाएगा, 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। 1/f है आपका 1/12, तो इसको 3/36 कर सकते हैं, और माइनस हो जाएगा 1/u, और 1/u आपका माइनस होगा, और ये पहले से माइनस है तो ये प्लस में आ जाएगा 2/36। 1/18 को 2/36 किया तो 5/36, और 36/5, तो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 36/5, तो लगभग 7 पॉइंट समथिंग बनेगी। और अगर ऑब्जेक्ट अगर देखो तो क्या कहा गया है, ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ 12 है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट डिस्टेंस 18, तो फोकस और तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड at a distance of 18 centimeter from the pole of a concave mirror, a focal length 12 centimeter, find the position and image in this case। तो फोकल लेंथ 12 है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 18 है, तो ये हो जाएगा 1/-18, तो 2/36, और आपको फॉर्मूला पता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, तो 1/f हो जाएगा। फोकस भी आपका माइनस में होता है, तो माइनस 3/36 और प्लस 2/36, तो 1/30 माइनस 1/36, तो 36 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इसका जो v है, v इस केस में अगर देखा जाए, v हो जाएगा आपका, v इस केस में हो जाएगा -36, ठीक है। और इमेज कैसा बनेगा, 18 है, 18 से डबल है, तो 2 टाइम्स ग्रेटर मीन्स एनलार्ज्ड, और रियल बनेगा, इन फ्रंट ऑफ मिरर बनेगा, एंड इन्वर्टेड बनेगा। तो ये इस तरह से आपका ये पेपर सेट टू के क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। अब आप देख के बताओ आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं इसमें से, और कमेंट करो, और इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, अपने दोस्तों तक शेयर करो।